Hello everyone, my name is Devansh Vashisht. I'm studying in Triple IT Sri City. I'm doing computer science and engineering. The topic we are going to start is kinetic theory. आज हम लोग kinetic theory के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 13.1। 13.1 में क्या दिया है? A cubical vessel with faces horizontal and vertical contains an ideal gas at NTP. The vessel is carried by a rocket which is moving at a speed of 500 meter per second in vertical direction. The pressure of the gas inside the vessel as observed by us on the ground. अपन को पहला ऑप्शन दिया रिमेन्स द सेम। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक अपने पास क्या है, क्यूबिकल वेसल है। उस क्यूबिकल वेसल को अपन ने एक रॉकेट में रख दिया और वो रॉकेट क्या है, वो रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 500 मीटर पर सेकंड से। The pressure of the gas inside the vessel as observed by us is, तो अपन को इसका पहचान पता है कि कहते जो अपना प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है। अपना जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है कहते कोलिजन ऑफ कहते हैं जो भी एटम्स हैं, वो जो समझ लो क्यूब है, ठीक है। और ये अपने पास थे पार्टिकल्स ऑफ दैट गैस। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमको पता है जो कल पार्टिकल्स है फ्री है और ये पार्टिकल जो होंगे वॉल के साथ कोलाइड होंगे। अब हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है, बट उससे इस अंदर जो कहते हैं मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो उसके मोशन से अंदर के रिलेटिव मोशन में कोई इफेक्ट नहीं है। अगर अंदर की कोई रिलेटिव मोशन में इफेक्ट नहीं है तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, उससे हम लोग कह सकते हैं कि अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है अंदर वो कांस्टेंट रहेंगे। पर नंबर ऑफ कोलिजन्स कांस्टेंट रहेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही। पहला ऑप्शन दिया है remains the same because 500 meter per second is very smaller than VRMS of that gas। ये गलत है। remains the same सही है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो गलत है। पहला पार्ट हो गया अपना गलत। दूसरा क्या है, remains the same because motion of the vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecules and the walls। ये वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही ऑप्शन, कि जो उसका मोशन ऑफ वेसल है, मोशन कितनी भी स्पीड से ऊपर जाए उससे अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। सी पार्ट क्या दिया, विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर इक्वल टू VRMS स्क्वायर, ये तो गलती है। एंड विल बी डिफरेंट ऑन द टॉप ऑफ द वॉल एंड द बॉटम, तो ये भी गलत, ठीक है। तो 13.1 का आंसर क्या है अपना बी, रिमेन्स द सेम। अब अपन देखते हैं 13.2। 13.2 में क्या कहा गया, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम ABCD at 300 Kelvin. One face of the cube EFGH is made up of material which totally absorbs any gas molecule incident on it at a given time। अपन को 4 ऑप्शन दिए, तो अपन को क्या पता है कि अपन को क्यूब दिया, ये देखो, ठीक है। और अपन को क्या है, कहा गया है कि जो EFGH है, जो ये नीचे वाला फेस है क्यूब का, वो ऐसे मटेरियल से बना है जो कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी पार्टिकल उसके ऊपर टकरा रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी सारे फेसेस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, हमारा एक समझ लो एक बना ही लेते हैं, चलो समझ लो ये पार्टिकल है, ये नीचे यहाँ पे टकराया। नॉर्मली क्या होता है, समझ लो ये ABCD वो है, क्या होता है नॉर्मली एक पार्टिकल जाता है, वो इस वॉल से टकराया, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होगा और ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। समझ लो ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा था V वेलोसिटी से, तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो ये नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से आ जाएगा, V वेलोसिटी से। तो जब ये गया था तब इसका मोमेंटम कितना था, mv, और जब ये आया तब इसका मोमेंटम कितना है, -mv। तो अगर हम लोग इसका ओवरऑल मोमेंटम देखें, चेंज इन मोमेंटम वो कितना हो रहा है, ABCD वॉल की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mv है कि नहीं, इतना है। और ये जो मेरा कल से मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, ये एब्जॉर्ब बाय दैट फेस है, ठीक है। और यही जो कल का मोमेंटम है, इसी के से मेरा प्रेशर आ रहा है। और अगर मैं यही देखूं EFGH, ये हमने देखा था ABCD के लिए, यही अगर मैं चीज देखूं EFGH फेस के लिए, तो EFGH फेस पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल आ तो रहा है नीचे, बट ये वापस ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था, mv, ठीक है। बट ये जब वापस जा ही नहीं रहा तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो अगर हम लोग इसका ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम देखें तो कितना आएगा, mv। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होगा या फिर इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा होगा वो कितना है, mv। और ABCD जो वॉल है उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है
है, उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है कितना है 2 MB। तो हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा मैच कर, तो प्रेशर ऑन द, अगर हम लोग डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन क्या है, द प्रेशर ऑन द EFGH वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ABCD। और यही अपना सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है जो ट्रांसफर हो रहा है वो डबल हमारे EFGH से। तो अपना जो डी पार्ट है वो है सही ऑप्शन। ठीक है, ये समझ पड़ गया, ये भी एकदम इजी था। अब हम लोग देखेंगे 13.3। 13.3 में, ये 13.3 इजी क्वेश्चन है। 13.3 में अपने क्या दिया गया है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन। अपन को क्या पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है P1 जस्ट, हाँ, तो अपन को क्या पता है अपना बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, या हम लोग क्या कह सकते हैं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V1। अपन को एक नॉर्मल आइडियल गैस का एक इक्वेशन पता है, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। अब ये इक्वेशन, या फिर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं कि इस कांस्टेंट, ये मेरी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है। अगर ये मेरा जो k है ये कांस्टेंट होना चाहिए, वो कब हो सकता है, जब मेरा nRT कांस्टेंट हो। nRT कांस्टेंट हो मतलब क्या है, n और r तो ऐसे कांस्टेंट होते हैं। हमको क्या चाहिए, हमारा जो t है, t क्या होता है हमारा टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है क्या रहे इज कांस्टेंट। और अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहता था, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो थर्मल। ठीक है गाइस, ये भी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ बॉयल लॉ की इक्वेशन याद होनी चाहिए तुम्हें। आंसर फोर्थ क्वेश्चन, अपन को फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस इज इन वर्टिकल पोजीशन एंड हैज अ पिस्टन ऑफ मास m दैट इज able to move up or down without friction if the temperature is increased। तो हमको क्या दिया गया है, हम लोग पहले क्वेश्चन ड्राइंग बना लेते हैं। अपने पास एक ही ऐसा वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आइडियल गैस है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये हमने अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, पहले तो देखो ये जो अंदर आइडियल गैस है इसके अंदर कोई प्रेशर होगा। अब पहली एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, वो क्या है कि जो इसका प्रेशर है ना वो कांस्टेंट होगा। अब ऐसा क्यों, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं कम करें, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो प्रेशर आग इसकी वजह से रहा है, ये गैस तो नॉर्मली थी, इसके ऊपर हमने ये एक m मास का वो लगा दिया पिस्टन, और ये m मास की ऐसे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा mg। और ये जो mg की वजह से जो प्रेशर बन रहा है वही प्रेशर होगा गैस का ऊपर की तरफ। सही बात है ये, क्योंकि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसी को तो ऊपर की तरफ काउंटर करने के लिए गैस प्रेशर लगा रही होगी, और तो कोई प्रेशर ही नहीं है इसके ऊपर। तो हम लोग, बाकी तुम लोग क्या कह सकते हो कि ये वॉल यहाँ पे प्रेशर लगा रही हो, ये वॉल यहाँ पे लगा रही हो, बट ये जो सारे प्रेशर है ना सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पे जो मेनली एक प्रेशर जो लग रहा है वो है अपना mg। ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो ये mg प्रेशर है, हम लोग ने अगर समझ लो टेम्परेचर इंक्रीज भी कर लिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अपने पिस्टन के मास के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपना जो पिस्टन का मास है वो तो सेम रहने वाला है, तो इससे जो मेरा प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो हमें क्या पता है जो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। और हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ V1/T1 इज इक्वल टू nR/P, और P मेरा कांस्टेंट है, तो ये जो सारा पार्ट है इसको मैं मान लूँ C कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ V1T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर देखो अब मैं, अगर मेरा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो मैं V1 इज इक्वल टू KT1 लिख दूँ अगर, तो अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगी। मतलब इसलिए इससे मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसमें कोई रिजल्ट मिल रहा है कि मेरा अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेरा जो वॉल्यूम है चेंज। ठीक है, तो अपने सी वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोथ पी एंड वी ऑफ द गैस विल चेंज। गलत, ना प्रेशर सेम रहता है। अगला क्या है, ओनली पी विल बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। नहीं, अपना पी तो कांस्टेंट रहेगा।
अपने को तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम विल चेंज बट पी विल नॉट। हाँ, ये जो अपना ऑप्शन है ना, ये वाला सही पार्ट है अपना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट अपना प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि उस पर सिर्फ फोर्स एम जी ऐसे रहेगा और एम जी हमारा हमेशा सेम रहेगा। डी ऑप्शन है प्रेशर विल चेंज बट नॉट वॉल्यूम। ये वाला तो गलत ही, बिल्कुल ही उल्टा आंसर है तो। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अपना 13.5। 13.5 में हमें क्या दिया गया है? 13.5 में हमें दिया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ for a given mass of an ideal gas as shown in figure 13.3. At two different values of a constant pressure, what can be inferred from the relation between P and V? अपन को क्या, अपन को ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और इससे हमें P और P1 और P2 के बीच में रिलेशन बताना कि P1 ग्रेटर देन P2, P1 इज इक्वल टू P2, P1 लेस देन P2। एक चीज पहले अपन को पता है, देखो कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना अगर तुम्हें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले चीज का लिखा करो, सबसे पहले लिख दिया करो आइडियल गैस की इक्वेशन। V1 इज इक्वल टू NR T1। ठीक है, कितना बड़ा? तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू NR T1 बाई P, ये लिख सकते हैं अपन। और मेरे को एक और चीज क्या पता है, एक और चीज पता है, अगर इसको मैं टाइम के इसमें वो कर दूं, डिफरेंशिएट कर लूं, dv बाई dt कर दूं, अगर दोनों साइड में टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पे तो NRT है, तो ये जो टी हो जाएगा कैंसिल, टी की पावर 1 - 1 हो जाएगा, तो ये NR बाई P आ गया। तो और dv बाई dt क्या बताता है? dv बाई dt जो होता है वो मेरे को इस ग्राफ की स्लोप बताएगा। तो सोच के देखो ना, ये वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगी ये थीटा, tan थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? dv बाई dt। और dv बाई dt की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? dv बाई dt की वैल्यू अपने पास आ गई NR बाई P। ठीक है, तो अगर अपने यहाँ से NR बाई P आ गया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरा ये स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। मतलब कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका जो मेरा प्रेशर होगा वो कम होगा। स्लोप किसकी ज्यादा है? स्लोप P2 की ज्यादा है। और अगर स्लोप P2 की ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? जो प्रेशर P2 है वो कम है, और P1 जो है वो मेरा क्या है? जो मेरा P1 होगा वो ज्यादा होगा। सबको समझ पड़ा ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ना, जो ये P1 इसकी स्लोप कितनी है, ये देखो एंगल कितना है, छोटा एंगल है और ये एंगल बड़ा है। अब tan थीटा जो अगर tan 90 से कम है, ठीक है, और tan ऑफ 75 देखो, tan ऑफ 35 देखो, तो किसकी वैल्यू बड़ी होती है? tan ऑफ 75। तो वही देखो ना, यहाँ पे जो ऊपर वाला P2 वाली लाइन है उसकी जो स्लोप है वो बड़ी है, अगर उसकी स्लोप बड़ी है मतलब प्रेशर जो होगा वो कम होगा, तभी तो ये मेरी टोटल चीज बड़ी होगी। इतना पड़ रहा है सबको समझ? तो अगर मेरा जो प्रेशर होगा कम होगा, तो इसमें क्या कह सकते हो, जो मेरा P2 है वो कम होगा P1 से, क्योंकि P1 की स्लोप कम है, मतलब P1 की वैल्यू बड़ी होगी। इससे मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? इससे आ रहा है मेरा P1 ग्रेटर देन P2। कुछ भी समझना है ना अगर तुम्हें क्वेश्चन में, अगर तो सिंपल से बस चुपचाप आइडियल गैस की इक्वेशन लिख दिया, हमारा आधा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं। अगला अपन को क्या पता है? 1 मोल ऑफ H2 गैस इज कंटेन्ड इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V इक्वल टू 1 मीटर at temperature T is equal to 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature T is equal to 3000 Kelvin and the gas gets converted to a gas of hydrogen atom. The final pressure would be, अपन को क्या पता है? अपने पास क्या था पहले देखो, अपने पास पहले एक से बॉक्स था, ठीक है, बॉक्स में अपने पास क्या था? ऐसे H2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये कितना है? 1 मोल ऑफ H2 है उसमें, और वॉल्यूम क्या था? 1 मीटर। टेम्परेचर अपन को दिया है 300 केल्विन। कुछ भी ना होना तो पहले एक बार ये भी लिख लिया करो जितने भी तुम्हें चीजें दी गई हैं, ठीक है। फिर अब वो कह रहा है कि जो मेरा कहते हैं ये वो थे, जो कहते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल था वो ब्रेक होके क्या बन गया? अब वो ब्रेक होके बन गया है H हाइड्रोजन के एटम्स। दिया गया है अपने क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये हाइड्रोजन के एटम बन गए हैं तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 2 मोल हो गए। कि H2 का 1 मोल था, अब वो एक जो है वो 2 में वो होगा, ब्रेक होगा, तो उसके टोटल कितने मोल बन जाएंगे? टोटल 2 मोल बन जाएंगे।
ये तो जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो इंक्रीज हो गए। N2 इज इक्वल टू 2N1 कह सकता हूँ, ये समझ लो N2 है और ये है N1, तो N2 इज इक्वल टू 2N1 कह सकता हूँ। और टेम्परेचर क्या है, मैंने इसको 3000 केल्विन तक बढ़ा दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू, पहले 300 था, अब 3000 कर दिया, तो 10 टाइम्स ऑफ T1, 3000 10 गुना ये 300 का, ठीक है। और अपन को क्या दिया गया, एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड एंड द फाइनल प्रेशर वुड बी, ठीक है। अपना जो बॉक्स का साइज है वो तो सेम ही रहता है। अपन को अब क्या पता है, अपन को पूछा गया प्रेशर के साथ क्या होगा, अपन को पता है P1V1 इज इक्वल टू nRT1, ये तो आगे अपने पहले उसकी इक्वेशन। अगर मैं अब सेकंड की देखूं, सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2V2 इज इक्वल टू nRT2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब मैं अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से पास क्या है, यहाँ से पता आ जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2, N1/N2 इंटू T1/T2 कह सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से अब मेरे को क्या पता है, मेरे को P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू क्या है, P1 N2/N1 T2/T1, और N2/N1 की वैल्यू अभी अपन को पता है, N2/N1 की वैल्यू 2 है और T2/T1 की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो P2 इज इक्वल टू 20 ऑफ T1 आ जाएगा। तो मैं क्या, अपन को पहला ऑप्शन देखो, सेम एज प्रेशर इनिशियली, नहीं, 2 टाइम्स द प्रेशर इनिशियली, नहीं, 10 टाइम्स, नहीं, 20 टाइम्स, यस। जो मेरा सही ऑप्शन है वो है डी, 20 टाइम्स द प्रेशर इनिशियल, ठीक है। इतना बढ़ गया सबको समझ। हाँ, अब मैं अपन क्वेश्चन देखते हैं 13.8। अपन को क्या पता है, inflated rubber balloon has 1 mole of an ideal gas, has pressure P, volume V, and temperature T. If the pressure rises to 1.1 temp T and volume is increased to 1.05 P, the final pressure will be। देखो अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है V1 जो था वो V है, V2 जो है, सॉरी, T1 जो है वो है T, ठीक है। अपन को क्या गया, अपने कुछ करा अपन ने चीज उसके साथ, जिससे अब उसका जो टेम्परेचर है T2 वो हो गया मेरा 1.1 T, और मेरी जो वॉल्यूम है वो हो गई मेरी 1.05 V। अब वो पूछ रहे प्रेशर के साथ क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो चुपचाप क्या करूँ, आइडियल गैस की इक्वेशन लिखती, आइडियल गैस की इक्वेशन लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू nRT1, ये पहली। चेंज होने के बाद क्या गया, P2V2 इज इक्वल टू nRT2, ये सेकंड। हम लोग अगर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करें तो क्या बनेगा, V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1/T2, ये आ रहा है। और अपन को क्या पता, अपन को पूछा गया फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये पूछा अपन को। तो अगर फाइनल प्रेशर लिखना है तो फाइनल प्रेशर क्या है, P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P, V1/V2 की वैल्यू कितनी है, V1/V2 की वैल्यू होगी 1/1.1, T2/T1 की वैल्यू क्या है, सॉरी, V1/V2 की वैल्यू होगी अपनी 1/1.05, और T2/T1 की वैल्यू जो है वो है 1.1/1। अब तुम सोचो अगर मैं 1.1 से कोई भी चीज उससे बड़ी, 1 से बड़ी डिवाइड करूंगा तो 1.1 से तो छोटी वैल्यू ही आएगी मेरे पास। तो मुझे क्या पता है, जो इसकी वैल्यू होगी वो P2 इज इक्वल टू P of something that is smaller than 1.1 but greater than 1, राइट। तो अपना यहाँ से P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू P इंटू कुछ भी वैल्यू जो 1.1 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जब मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो P की वैल्यू P2 lies between P and 1.1 P, ठीक है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन चेक करते हैं कि अपना ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है।
अपन को पहला पार्ट क्या दिया गया है, अपन को दिया गया है कि द फाइनल प्रेशर विल बी 1.1 पी। तो सोचो 1.1 पी है, नहीं 1.1 पी तो है नहीं, क्योंकि 1.1 पी से थोड़ा सा छोटा है, तो ये तो अपना गलत हो गया। सेकंड है पी, पी भी नहीं होगा, कि देखो ना ये पी से तो बड़ा ही होने वाला है अपना। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, लेस देन पी, लेस देन पी तो हो ही नहीं सकता अपना, 1 से बड़ा और 1.1 से छोटा। तीसरा क्या है, तीसरा ट्रेशोल्ड बिटवीन पी एंड 1.1, यहाँ पे 1.1 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे 1.1 पी आना चाहिए, ऑप्शन में गलत दिया गया। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे खुद समझ लेना, यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा, यहाँ पे बिटवीन पी एंड 1.1 पी, और यही अपना जो है वो आ रहा है। अपना असली आंसर, जो अपना सही आंसर है वो क्या है, बिटवीन पी एंड 1.1। आई होप सबको इतना समझ पड़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ hollow cube made of an insulator. Face ABCD has a positive charge on it. Inside the cube, we have ionized hydrogen. The usual kinetic theory expression for pressure, अपन को चार दिया, अपन को क्या दिया गया है कि अपना जो ABCD जो कहते हैं फेस है, has a positive charge on it. Inside the cube, we have ionized hydrogen. तो इनने पूछा कि जो यूजुअल काइनेटिक थ्योरी होती है प्रेशर के लिए, वो वैलिड होगी या नहीं होगी। अपन को पता है यहाँ पे अगर मेरा एक चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज, और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ पे बना 2 मिनट, अपन क्या है अपने से क्यूब है, अपन को क्या पता। ये अपनी ऊपर वाली वो क्या है, फेस ए बी सी डी, नीचे क्या है ई एफ जी एंड एच। अपन को कहा गया कि जो अपने ऊपर वाला फेस है वो आयनाइज्ड है, ठीक है, और नीचे क्या है, अपने हाइड्रोजन के एटम्स है। नॉर्मल कंडीशन में अपने क्या होता था, अपने पास जो फेस होता था वो आयनाइज नहीं होता था, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपना फेस जो है वो आयनाइज्ड है। अगर यहाँ पे फेस आयनाइज्ड है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन और जो फेस है इसके बीच में कोई फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्ज है ना, इससे दोनों के बीच में फोर्स होगा, और वो फोर्स की वजह से जो अपना प्रेशर है वो नॉर्मली तो बिहेव करेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कम या बढ़ गई होगी, तो कम या बढ़ गई होगी, तो नॉर्मल जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी लगाते हैं वो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे जो कलता है पॉजिटिव पी आयन है, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फोर्स में बदलाव होगा, कोलिजन्स में चेंज होगा, और कोलिजन में चेंज होगा उसके साथ अपना प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, विल नॉट बी वैलिड आंसर। और रीजन मैं तुम्हें बता दिया, द यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर विल नॉट बी वैलिड, ये भी सही है, ये ऑप्शन भी, बी ऑप्शन के विल नॉट बी वैलिड सिंस द आयन वुड एक्सपीरियंस द फोर्स अदर देन ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल्स, ये भी सही है। अगला क्या है, विल नॉट बी वैलिड सिंस द कोलिजन विद द वॉल्स वुड नॉट बी लास्टिंग, ये सही रीजन नहीं है, एंड विल नॉट बी वैलिड बिकॉज़ द एंट्रोपी इज लॉस्ट, ये भी गलत है। ठीक है ना सर, सबको समझ पड़ गया। अब अगला अपन को क्या दिया गया है, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन हैव एनर्जीज ड्यू टू both translational as well as rotational motion. From the equation as well as rotational motion, from the equation in kinetic theory, PV is equal to Q by 3E. E is, मतलब कुछ जो E होता है वो होता है क्या, जो अपना E होता है ना गाइस, E, E मेरा क्या होता है, E मेरा करते हैं, पहले अपन यहाँ से ऑप्शन से पढ़ लेते हैं ना। E is the total energy per unit volume. Second option है only transitional part of the energy because rotational energy is very small. Only the translational part of the energy because during the collision with the wall pressure leads to the change in the linear momentum. अब क्या होता है गाइस अपना नॉर्मल लिनियर, पहले तो एक चीज, हमने जब आइडियल गैस की कंडीशन मानते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, जो मेरा ये एटम होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो एकदम ही छोटे हैं, और मतलब उनका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो एकदम छोटे हैं, और जब वो इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं ना, तो वो इसकी वॉल है वो कोई भी ऐसे इस साइड को फोर्स नहीं लगा रही, वो सीधा पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है वो, कभी भी कल पैरेलल फोर्स नहीं लगाती। और अगर कोई भी पैरेलल फोर्स नहीं लग रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ना मेरा मोशन ऐसे है फिर वापस ऐसे है, वॉल से इस पे पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही, तो उसके से कोई भी मेरा रोटेशनल फोर्स लग नहीं रहा, तो मेरी जो रोटेशनल एनर्जी है वो तो नेग्लिजिबल है, ये है ही नहीं मैं कह सकती।
तो जो मेरा ई जो है ना, ई इज द ओनली द ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ द एनर्जी, बिकॉज जो सी पार्ट है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन विद द वॉल प्रेशर रिलेटेड टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। तो अपना जो कल चेंज है ना वो सिर्फ लीनियर मोमेंटम में हो रहा है, हमारा कोई भी दूसरा मोशन ही नहीं है, रोटेशनल मोशन हो ही नहीं रहा, तो उसको चेंज हो ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी। इसलिए मेरी जो एनर्जी रोटेशनल मोशन की ऐसे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पार्ट है हमारा एनर्जी। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द ट्रांसमिशन पार्ट ऑफ द एनर्जी बिकॉज द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी आइदर साइन एंड इट्स एवरेज ऑल ओवर द मॉलिक्यूल इज जीरो। नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैंने भी बताया वैसे देखो तो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? C। अगला अपन को दिया है 13.11। 13.11 में अपन को क्या दिया है? 13.11 में दिया है इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी गिवन, क्वेश्चन अपन क्या दिया है, इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। पहला ऑब्वियस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सही है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्वे करता है। सेकंड क्या है, हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, नहीं ये वाली पार्ट गलत है। इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, नहीं ये वाला पार्ट भी गलत है, ये अपन ने अभी देखा। और डी क्या है, इज 2/3 ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हाँ, जो अपना ये कल एनर्जी होती है ना, 2/3 ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए अपना 2/3, क्योंकि पॉलीएटॉमिक या मोनोएटॉमिक होता है तो 2/3 नहीं होगा, ये भी याद रखना। और ये वाला जो पार्ट है ऑब्वियस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैं याद ही रखना। तो अगला देखो 13.12। 13.12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर, देखो क्वेश्चन आया तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करना है? आइडियल गैस की इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू nRT। अब वो कह रहा है कि आइडियल गैस बिहेवियर हम लोग वो कर रहे हैं, डिपिक्ट कौन कर रहा है, वो आइडियल गैस का बिहेवियर फॉलो कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन मेरी वैलिड, ये इक्वेशन वैलिड है। तो अपन पहला ग्राफ देखते हैं, पहला ग्राफ है v वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं पहले पार्ट के लिए। ये ऑप्शन के हमको v वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो v/t इज इक्वल टू nr/p। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये nr/p जो है हमको यहाँ पहले पार्ट में दे दिया है कि जो p मेरा कांस्टेंट है और n और r तो कांस्टेंट ही होता है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू टाइम t। ये कुछ अपना ऐसा ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx। और जो मेरा y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ था, उसकी स्लोप क्या होती है m, और वो x एक्सिस, क्योंकि जब मतलब वो 0,0 से पास करता है। देखो ना, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 0 होगी। मेरे को पता है कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वॉल्यूम वर्सेस टाइम का, वो x एक्सिस से पास करेगा, उसकी जो स्लोप होगी tan थीटा m। ठीक है, पहला पार्ट सबसे समझ पड़ा। और जो मेरी स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, मेरी स्लोप की वैल्यू आई थी nr/, ठीक है इतना बड़ा सबको समझ। अगला देखो, अगला है p वर्सेस v का दिया गया, तो ये वाला पार्ट तो अपना सही है, ठीक है। अगला अपन को दिया p वर्सेस v का, अपन को पता है pv इज इक्वल टू nRT। मेरे को यहाँ पे पहले दे दिया जो मेरा टाइम है कांस्टेंट है, तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा क्या, ये वाला सारा पार्ट इज इक्वल टू, मैं k मान लेता हूँ कांस्टेंट। मेरे को पता है जो मेरा pv इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरा करते हैं जो p इज इक्वल टू k/v आ रहा है। और अगर मेरा p इज इक्वल टू k/v आ रहा है तो मेरा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनना चाहिए, p इज इक्वल टू k/v अगर आ रहा है तो मेरा ग्राफ है ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू m/x, तो y इज इक्वल टू 1/x जैसा टाइप का ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा तो नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनती अपनी, ये वाला ग्राफ बनेगा। ऐसा तो अपना बी पार्ट है नहीं, तो इसलिए जो अपना बी पार्ट है वो है गलत। अब हम लोग देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में अपन को क्या दिया गया, सी पार्ट में अपन को दिया है pv इक्वल टू nRT। अपन को प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दिया और अपन को वॉल्यूम दे दिया कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं क्या, जो भी अपन को कल वैल्यू उसमें दिए ना ग्राफ y और x एक्सिस को, इसको एक साथ ले लो पहले,
और बाकी दूसरे वाले पार्ट को अलग ले जाओ। यहाँ से अपन पी और टी को एक साथ लेगा और हम लोग वॉल्यूम वाला पार्ट जो एन आर बाई वी है उसको एक साथ लेगा। ठीक है, अपन को क्या पता है जो ये मेरा वॉल्यूम है कांस्टेंट, सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट ही क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखता हूँ पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू के टी आ गया। फिर से देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट जैसा बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। नेक्स्ट क्या मेरा t और y क्या p, y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा और इसकी स्लोप कितनी होगी एन थीटा इज इक्वल टू एन आर बाय बी। वो कितना सबको समझ पड़ा होगा। हम लोग देखते हैं 13.13। 13.13 में दिया है when an ideal gas is compressed adiabatically its temperature rises, the molecules on average have more kinetic energy than before, the kinetic energy increases. When an ideal gas is compressed adiabatically its temperature rises, the molecules on average have more kinetic energy before, the kinetic energy increases because of। तो हमने क्या किया है, हमने एक जो कल तक गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, और जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैं क्या देख रहा हूँ जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। जो मेरी काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंदर जो कोलिजन है बढ़ गए होंगे। और अगर मेरे जो कोलिजन है बढ़ गए हैं तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या है कि मैंने उसको हीट किया फिर मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कि मैंने वर्क किया, वर्क डन ऑन दैट, अंदर जो मेरे करते हैं वो है मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क किया है तो मेरे यहाँ पे कोलिजन बढ़ जाएगा। मेरा जो कोलिजन है वो किसके साथ बढ़ेगा, एंटायर वॉल के साथ नहीं बढ़ेगा, जो दो ऐसे वो है ना अपने मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। और ये जो कल तक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी इनका कोलिजन होगा, ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या दिया, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द एंटायर वॉल। ये भी एक रीजन है बट ये भी एक रीजन है कि मेरा जो इंटर कोलिजन है वो भी बढ़ गया। तो जो बी ऑप्शन है ये भी सही है बिकॉज ऑफ द कोलिजन, वो भी सही पार्ट है। पर एक और है बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द मूविंग पार्ट ऑफ द वॉल ओनली, मतलब कि ये जो करते हैं अंदर ही है ना कोलिजन वो भी बढ़ गया। तो मेरा जो ए पार्ट है वो भी सही, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स गेट एक्सेलरेटेड इन द मोशन इनसाइड द वॉल्यूम। हाँ वो बढ़ गए बट वो मेन रीजन नहीं है अपना काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने का, बिकॉज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग्स द मॉलिक्यूल्स नहीं। अपना गलत है तो 3.13 समझ आया होगा। तो हम लोग देखते 3.14 में क्या दिया गया है, अपन को 39.4 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया। ठीक है, और अपन को मोलर मास ऑफ गोल्ड दिया गया, पूछा कि नंबर ऑफ एटम इन 39.4 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने होंगे। अपन को क्या पता है गाइस, अपन को पता है कि मेरा जो एक मोल ऑफ गोल्ड होता है, एक मोल या फिर ऑफ एन एटम है या फिर करते हैं किसी चीज का एक मोल है तो उसके पास कितने एटम है। अगर बस किसी भी चीज का एक मोल है तो उसके पास 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.022 या 023 10⁻23 एटम्स। ये कितना है मेरा एक मोल में, वो दिया कितना गया 39.4 ग्राम। 39.4 ग्राम मतलब कितना मोल हुआ, और इसका मोलर मास कितना है 197। तो हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, कितने मोल आ गए। अगर मेरा एक मोल में इतना है तो इतने मोल में कितना होगा, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसकी वैल्यू एक्स मान लूँ, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 39.4/197 इंटू 6 × 10⁻23। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना गाइस तो यहाँ से अपने आंसर क्या आएगा 1.2 × 10⁻23। आपको सबको समझ पड़ा होगा, इजी क्वेश्चन था ये। हमको सिर्फ ये याद रखना कि अपना एक मोल में कितना था, एक मोल में पता चल गया तो अपन को जितने भी मोल में निकालना है अपन निकाल सकते हैं। हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन में अपन क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास at 27 degree 1 atm is 100 cc. What will be its volume at 327 degree?
8.15। अपन को पता है कि वॉल्यूम अपना 100 cc है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड वॉल प्रेशर कितना है 180। अब वो कह रहा है कि मैंने प्रेशर तो सेम रखा बट जो मैंने टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करके कितना करते हैं 327 डिग्री सेल्सियस है। सो अगर केल्विन में प्लस मतलब वो करेंगे चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 327 प्लस 273। 327 प्लस 273 कितना होता है 600 केल्विन। पहले वो 300 केल्विन पे था अब वो 600 केल्विन पे था। तो अब यहाँ से अपने वॉल्यूम कितना होगा अपन को ये पूछा गया। प्रेशर सेम रहेगा। अपन नॉर्मल अपनी एक ही ट्रिक है अपने पास सिर्फ एक ही चीज है अपने पास क्या है अपने पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कुछ ना मिले ये लगा दो बस चुपचाप। अपन को पता है कि मेरे पास जो करते हैं प्रेशर है वो तो सेम ही रहने वाला है। वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। नहीं ये वाला सारा पार्ट तो कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर भी सेम रह रहा है इसको के में। तो v बाई टी इज इक्वल टू v1 बाई टी1 इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ ये फर्स्ट ऑप्शन। और जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसकी वॉल्यूम हो गया T2 बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v1 बाई टी1 सॉरी v1 बाई v2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है t1 बाई t2। v1 बाई v2 अगर मेरा t1 बाई t2 है तो मैं यहाँ से अगर मेरे को v2 की वैल्यू निकालनी है तो v2 क्या होगा v1 t2 बाई t1। t2 कितना है मेरा 600 केल्विन t1 300 केल्विन तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है मेरा सेकंड v2 है जो मेरा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1। v1 कितना है 100 v2 कितना आ जाएगा 200 cc। इजी क्वेश्चन था। मैं देखता हूँ 3.16 में अपन को क्या दिया गया है। The molecules of a given mass of a gas has root mean square speed of 100 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. What will be the root mean square speed of the molecules of gas at 127 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure? अपन क्या पता है गाइस अपन को VRMS दी है 100। अपन को VRMS का फॉर्मूला पता है। VRMS क्या होता है VRMS होता है 3RT by M। इस अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अपन को क्या दिया गया जब अपना टेम्परेचर 300 केल्विन था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था तब मेरा रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है 100। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया 127 डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने कितना कर दिया 400 डिग्री कर दिया 400 केल्विन कर दिया। मगर मैंने 400 केल्विन कर दिया प्रेशर 2 atm कर दिया तो उससे क्या इफेक्ट है तो मेरी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मेरे को एक नॉर्मल सी चीज पता है कि यहाँ पे प्रेशर के ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रेशर से मेरा VRMS पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। VRMS से सिर्फ इफेक्ट किससे हो रहा है टेम्परेचर और मोलर मास से। तो अगर मैं VRMS देखूँ तो ये हम लोग ऐसे सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो मेरे को अगर V1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ K ऑफ अंडर रूट ऑफ 300 और V2 में क्या लिख सकता हूँ K ऑफ अंडर रूट ऑफ 400 लिख सकता हूँ। इतना बड़ा तो समझ। और अपन को निकालने की इसकी वैल्यू V2 की तो V2 क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 300 इंटू V1। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 इंटू सिंपल बॉक्स को यहाँ पे 4/3 की वैल्यू पुट करो तो 500 मिल जाएगा। अब सबको इतना समझ पड़ा होगा ना ये वाला काट। अपन को अगला क्या दिया गया 3.17 में दिया गया है 2 molecules of a gas have speed 9 into 10 to the power 6 meter per second and 1 into 10 to the power 6 meter per second respectively. What is the root mean square of these molecules? 13.17। अपन को V1 कितनी दी गई है 2 मॉलिक्यूल अपने गैस की। एक की स्पीड दी है 9 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड और V2 कितना दिया है V2 दिया है अपन को 1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। और मेरे को पूछ रहा है व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस ये दोनों मॉलिक्यूल्स की जो अपन को VRMS निकालना है। ठीक है अपन ने जो प्रूफ किया था VRMS तो VRMS मेरा क्या होता था अंडर रूट ऑफ
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ऐसे से जितने भी अपने मॉलिक्यूल थे उन सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते थे अपन। यही पढ़ा था अपन ने। तो जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे, हमें वी आर एम से यहाँ पे निकालना है, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। देख सकते हैं ऐसा। तो जब हम लोग इसको स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे तो अपना वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 82 इंटू 10⁻, ये जो बी आर एम एस का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे डिवाइड बाय नीचे एन भी आता है। ठीक है, भूल गया था बताना। तो यहाँ पे जब हम लोग नीचे डिवाइड बाय एन, एन क्या है, जितने हमारे पास हुआ है मॉलिक्यूल्स ना, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 41 10⁻12 इंटू 10⁻6 बार आ गया। जब तुम लोग 41 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 6.6 मीटर पर। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। ये भी अपना डन। अब अगला अपन क्या दिया गया है, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of neon। ठीक है, हाँ। तो अपना जो 13.18 क्वेश्चन है वो है कि गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature T, neglecting all the vibration modes, calculate the total energy of the system। ऑक्सीजन has 2 rational modes। ठीक है, तो अपन को पता है जब हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है, अपने डायटोमिक है, ये O2 होता है 3.18। अपना जो O होता है वो O2 होता है, और नियॉन क्या है, नियॉन जो है वो अपना एक, और ये अपना क्या है, डायटोमिक। तो अगर मेरे को E निकालना है तो मेरा जो एक डायटोमिक होता है उसके लिए मेरा जो E होगा वो क्या होगा, 5/2 RT होता था। और अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि इसके 2 मोल हैं, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 RT आ जाएगा। और नियॉन क्या है, अपना नियॉन एक मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, मोनोएटॉमिक के लिए अपन ने पढ़ा था 3/2 RT। और नियॉन के अपन को कितने मोल दिए, नियॉन के अपन को 4 मोल दिए। तो जब 3/2 RT इंटू 2 करेंगे, सॉरी इंटू 4 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 RT हो जाएगा। तो जब हम लोग को टोटल एनर्जी निकालनी है, ये E1 ये E2, जब हम लोग को टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो टोटल एनर्जी मेरी कितनी आ जाएगी, 5 RT प्लस 6 RT इक्वल टू कितना आएगा, 11 RT आ जाएगा। यही अपनी है ऑफ टोटल। यही अगर मेरा समझ लो पॉलीएटॉमिक होता है, जैसे ये जो डायटोमिक और मोनोएटॉमिक है, यही अगर कोई पॉलीएटॉमिक होता है, समझ लो O3 या कुछ और ऐसा होता, तो हमारा क्या होता है, 6/2 RT। ठीक है, E की वैल्यू ये होती है, याद रखना, पॉलीएटॉमिक के लिए अपना 6/2 हो जाए। ठीक है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो लॉन्ग आंसर है वो अपन अगले लेक्चर से करेंगे। ठीक है, ये 13.1 है। 13.19 में अपन को दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन स्क्वायर पाथ द मॉलिक्यूल ऑफ 2 gases having molecular diameter 1 ampere and 2 ampere। The gases may be considered under the ideal condition of temperature, pressure and volume। अपन को लैम्डा का एक फॉर्मूला पता है, लैम्डा जो मीन स्क्वायर अपनी मीन फ्री पाथ जो है उसका अपन को क्या फॉर्मूला पता है, उसका अपन को फॉर्मूला पता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, और यहाँ पे डी क्या अपना डायमीटर। अब अपन को लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पता है, 1/d स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लैम्डा 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, k/d1 स्क्वायर। d1 कितना है, 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होती है, k आ जाएगी। और लैम्डा 2 की वैल्यु अगर मैं देखूँ तो k/d2 स्क्वायर, और d2 कितना है मेरा, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k/4। तो यहाँ से जब मैं लैम्डा 1/λ2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, k/k/4। तो यहाँ से अपना रेशियो क्या आ रहा है, लैम्डा 1/λ2, लैम्डा 1/λ2 का रेशियो आ जाता है अपना 4। अपन को पूछा क्या गया, अपन को पूछा गया द गैस में भी कंसीडर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो पूछा गया था। अपन को डायमीटर दिया गया,
अपन ने क्या किया, रेशियो कैलकुलेट कर लिया। आज के लेक्चर गाइस अपन इधर ही खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में अपना जो मेन पॉइंट है ना, समझ लो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो मैं क्वेश्चन दिया तुम्हें समझ नहीं पड़ रहा स्टार्ट कैसे करो, तो सिर्फ सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और फिर सोचो कि क्या कांस्टेंट है, क्या तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, और फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आगे सोचा करो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।